हाँ, लास्ट बैच में जो अपने सेक्शंस पढ़ रहे थे लास्ट में सेक्शन 8 और 9, उनमें से कोई क्वेरी कुछ पूछना है आपको? चलो बातें नहीं, ध्यान दो। सेक्शन नंबर 8 में कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिट सप्लाई और उसके साथ साथ मिक्स सप्लाईज पे बात हो रही थी। तो उसमें जीएसटी कौन से रेट पे लगेगा ये हमने देखा। सेक्शन 9 में लेवी वाले पॉइंट पे बात कर रहे थे। दो तरीके थे जीएसटी अप्लाई करने के, एक नॉर्मल चार्ज और दूसरा रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज में कलेक्ट करके पे करने का बर्डन किसके ऊपर आ रहा था? सप्लायर के ऊपर, ठीक है। और अल्टीमेटली पैसा पॉकेट से तो कंज्यूमर की ही जाने वाला है, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन कलेक्ट करने का जो बर्डन है वो सप्लायर के ऊपर था। और ये जब रिवर्स चार्ज की बात हो रही थी, बर्डन किसके ऊपर था? जो कंज्यूमर है या जो बायर है उसी के ऊपर। रिसीवर इज लायबल टू सबमिट द जीएसटी अमाउंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स पे हमने बात की थी। अब इसके बाद जो नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 10, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। एक ही सेक्शन है रेफरेंस में, सेक्शन नंबर 10, और उसके साथ साथ अंदर सब सेक्शंस आएंगे जहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एग्जैक्टली है क्या और ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्मॉल सप्लायर्स हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो गुड सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उनके लिए स्कीम बनाई गई। उनको बोला कि जीएसटी के कंप्लायंसेस से थोड़ा आपको रिलीफ दे देते हैं। कि जीएसटी कंप्लायंसेस में मेजरली क्या हो रहा है, आप जब भी सप्लाई करोगे तो प्रॉपर इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा। इन्वॉइसिंग करने के बाद आपको जीएसटी रेगुलर कलेक्ट करना पड़ेगा, हर महीने उसके रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, जीएसटी का अमाउंट सबमिट करवाना होता है। तो कंप्लायंस जो अपने बोलते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करना, उसमें थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। अच्छा, उसके लिए फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी को कंसल्ट करके या कोई अकाउंटेंट रख के उनके थ्रू मंथली रिटर्न फाइल कराने होंगे, उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अकाउंटेंट की सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट तो लगने वाला है, और साथ में कंप्लायंस का एक मेंटल बर्डन भी रहता है कि यार ये हर महीने का हिसाब किताब जो है वो पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा। तो बोला कि स्मॉल सर्विस सप्लायर्स को या स्मॉल गुड सप्लायर्स को इस चीज़ से रिलीफ मिलना चाहिए। अब रिलीफ में ये होगा कि कुछ लमसम स्कीम बना देते हैं कि आप ये सारे कंप्लायंसेस मत करो, कुछ डिस्काउंट ले लो और उसके सामने थोड़ा बहुत जीएसटी या तो लमसम पॉकेट से पे कर दो और काम खत्म। अब ये जो स्कीम है इसका नाम रखा गया कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। इस स्कीम में आपको ऑप्ट करना है या नहीं करना है आपकी चॉइस, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल स्कीम एंड दिस इज अ प्योर कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन। आप पैसों का हिसाब कर लो, अगर आपको इस स्कीम में जाना सस्ता पड़ रहा है फाइनेंशियली तो फिर आप इसको ऑप्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं अपना नॉर्मल सिस्टम ही अच्छा है तो फिर अपने बेटर है कि वही वाली चीज़ फॉलो करेंगे। अब हर एक स्कीम के ऐसी जो स्कीम्स गवर्नमेंट कभी भी लॉन्च करती है ना, तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा फ़ायदा आपका होगा, कुछ चीज़ें फिर आपको लेट गो या फॉरगॉन करनी पड़ेंगी जिस कंडीशन पे आपको ये स्कीम में इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो पहले हमें ये समझना है कि कौन लोग एलिजिबल है जो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया रखा कि आपका पूरे साल का जो टर्नओवर है, पूरे साल में आप कितने रुपए के सप्लाईज करते हो, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड दैट एनुअल लिमिट इज़ 1.5 करोड़, 150 लाख बोल लो या 1.5 करोड़ बोल लो। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1,50,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, और अगर उतना टर्नओवर हो चुका है तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। आया समझ में? तो पिछले साल के टर्नओवर पे इस साल क्या करना है वो डिसाइड होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में अपने बात करेंगे तो सपोज ऐसा है कि आपका अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 23-24, इसमें आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना है या आप एलिजिबल हो या नहीं कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पिछला फाइनेंशियल ईयर 22-23 इसमें आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना था, पूरे साल का सप्लाईज कितने का किया, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये 1,50,00,000 रुपये से ज़्यादा हो चुका था तो इस साल आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। स्कीम के लिए एलिजिबल ना होने का मतलब कि फिर रेगुलर कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक ये भी रिलेट कर लेते हैं कि बेनिफिट है क्या, स्कीम का फ़ायदा क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। देखो नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो और कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो तो जितना भी आउटपुट सप्लाई आप करते हो उसके ऊपर सारे सप्लाईज पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम योर कस्टमर्स, ये चीज़ होती। ऑन द कॉन्ट्ररी अपन ने ये भी देखा था कि आपको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। याद है मैंने कुछ बताया था आईटीसी, तो उसमें मैंने आपको चेन समझाई थी कि भाई मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। एंड बर्डन सारा किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है। बीच में जितने भी लोग हैं वो एक पॉइंट पे जीएसटी पे करते हैं लेकिन आगे वाले से कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनकी पॉकेट से जितना जीएसटी गया वो वापस आ जाता है। अल्टीमेटली सारा बर्डन एंड कंज्यूमर के ऊपर जाता है, तो आईटीसी क्लेम करने को मिलता है या क्रेडिट मिल जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आउटपुट सप्लाई पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं,
इनवर्ट सप्लाईज पे हम आईटीसी जितना भी हमने पे किया इनपुट टैक्स उसका क्रेडिट ले लेते हैं, डिफरेंस का जो अमाउंट है वो कैश में डिपार्टमेंट को पे करके सेटल कर देते हैं, ये होता है। इसके बदले अगर आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो सेक्शन 10 में, तो आपको एक रिलीफ ये मिलेगा, आउटपुट टैक्स जिसको बोलते हैं या आउटपुट जीएसटी, वो आपको कलेक्ट नहीं करना है। मतलब अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर हूँ, आप मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, तो सामान बेचते टाइम मैं बिल में कोई जीएसटी आपसे चार्ज नहीं करूँगा, जितना बिफोर जीएसटी अमाउंट है उतने में गुड सेल करूँगा, समझ आए। तो मेरे लिए एक झंझट तो खत्म हो गया, टैक्स इनवॉइस बनाओ, जीएसटी कलेक्ट करो। जीएसटी जब कलेक्ट ही नहीं करूँगा तो हर महीने सबमिट करने भी नहीं जाना पड़ेगा, तो कंप्लायंसेस में रिलीफ हो गया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने से हमने रिलीफ दिया, तो सामने आपको भी कुछ चीज़ें क्विट करनी पड़ेगी। क्विट क्या करना है? आईटीसी। आपने परचेजेस पे इनपुट टैक्स पे किया होगा, वो इनपुट टैक्स का कोई बेनिफिट आपको हम देने वाले नहीं है, ना रिफंड मिलेगा ना कोई क्रेडिट मिलेगा, तो वो आपकी कॉस्ट बन गया। नाउ दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। इसलिए मैंने आपको बोला कि स्कीम सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए नहीं होगी, कुछ प्लस पॉइंट्स भी होंगे, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होंगे। हमें इवेल्युएट करना है इंडिविजुअली कि हमारे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, समझ आए। तो एक तरफ आउटपुट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जितने भी परचेजेस हुए होंगे, ठीक है, वो परचेजेस पे आपने भी तो जीएसटी पे किया होगा ना, इस जीएसटी का आपको कोई क्रेडिट, कोई आईटीसी, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये आपकी कॉस्ट बन जाएगा जो आप रिकवर नहीं कर पाओ। आ रहा है समझ में? तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में काम करती है। नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो कस्टमर से जीएसटी लो, आईटीसी का बेनिफिट लो, डिफरेंस का अमाउंट कैश में पे करके सेटल करो। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, ये डिसएडवांटेज। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी है जो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देखो, ना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे, ना एटीसी का कोई क्रेडिट लोगे, ये वाला अमाउंट भी तो हमें सबमिट नहीं करोगे, कैश में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो सप्लायर है उसको अपनी पॉकेट से एक लमसम जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही मना किया। तो अगर मैं सप्लायर हूँ तो मैं मेरी पॉकेट से थोड़ा बहुत नॉमिनल जीएसटी पे करूँगा टू द डिपार्टमेंट। अब बोला नॉमिनल मतलब कितना, तो उसके रेट्स है, एक रेट 1% वाला है, एक 5% है, एक और ट्रेडर्स के लिए 1% रेट आएगा, और एक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% का भी रेट है। ऐसे कुछ रेट्स। अभी एक बार 1% पे आप फोकस कर लो, चीज़ रिलेट हो जाएगी। तो मैं एज अ सप्लायर कस्टमर से कोई जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ? नहीं। इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट मिलेगा मुझे? नहीं। और सामने पॉकेट से 1% जीएसटी और मुझे अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। अब इतना सब सुन के आपको स्कीम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा, बोले यार ये तो महंगा लग रहा है, जितना अभी तक समझ में ऐसा कुछ खास फ़ायदा तो होने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि एक तो टैक्स आएगा नहीं, अच्छा जो पीछे भरा है वो वापस मिलेगा नहीं, प्लस 1% ऊपर से पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो इससे तो नॉर्मल वाली स्कीम ही अच्छी थी ना, समझ में आ रहा है। तो मेजॉरिटी लोग हो सकता है कि इस स्कीम के फेवर में ना भी हो, बट मैंने आपको बोला कि ये कोई डिसीजन आपको ऐसे अपने मूड से नहीं लेना है कि चलो स्कीम लगा के देख लेते हैं। सारा गेम जो है वो नंबर्स का है, कैलकुलेशन करके देख लो आपको सस्ता क्या पड़ रहा है फाइनेंशियली, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अब जितनी ये स्कीम मैंने अभी समझाई, नो आउटपुट टैक्स, नो आईटीसी, फिर पॉकेट से आपको 1% भरना पड़ेगा, तो ये सुन के तो कोई इतनी अट्रैक्टिव स्कीम लग नहीं रही, ठीक है, क्योंकि पैसे तो आपकी जेब से जा रहे हैं, ये भी तो आपका कॉस्ट बन गया ना इनपुट टैक्स, और ये भी पॉकेट से देना है, तो हमारा तो एज ए सप्लायर कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, इससे तो बर्डन कस्टमर पे डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअली इतना जल्दी डिसीजन लेना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपका ये वाली स्कीम में जो कंप्लायंसेस का खर्चा है वो बच जाता है, आपको हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस देनी है वो नहीं लगेगी, आपको फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं चाहिए होगा जिसको हैवी सैलरी आपको पे करनी पड़े, तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कट डाउन भी हो जाते हैं। और एक मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं है, हर महीने रिटर्न भरना पड़े, उसके बदले इस सिस्टम में आपको साल में एक बार रिटर्न भरना है, तो वो कंप्लायंसेस में भी तो बेनिफिट हो जाता है। तो फिर आपको लगे कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसा दे के अगर कंप्लायंस से अपने बच जाते हैं तो चलेगा। तो दिस इज़ प्योरली अ डिसीजन जो आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे लेना है। जैसे अपने आगे स्कीम को समझते जाएंगे ना, धीरे धीरे पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे। अभी मैंने आपको जितना बताया ना, ये थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, क्या थोड़ा रफली क्लियर हो रहा है कि क्या है, लेकिन जैसे सेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा कैलकुलेशन आएंगे, एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं ऐसे 2 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट बता दूँ और रिलेट भी हो जाए, ये वैसा टॉपिक नहीं। क्लियर यहाँ तक पता चला? चलो एक एक करके पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको यही स्टोरी वापस कंटिन्यू करा रहा हूँ, 1 करोड़ 50 लाख वाली। एलिजिबिलिटी तो पहले सीखें, कौन एलिजिबल है कौन नहीं, फिर आगे बात करते हैं। देखो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ 2020-21 से, ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो जस्ट आफ्टर कोविड, ये वो वाली सिचुएशन है। आपने बिजनेस शुरू किया,
अब ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला सब कुछ डिपेंड करता है पिछले साल पे। अब इसके पिछले साल में तो कोई बिजनेस ही नहीं था, ये तो फर्स्ट ईयर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एसएससी फर्स्ट ईयर में तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होता ही, क्योंकि वैसे भी आप बात करोगे तो लास्ट ईयर का टर्नओवर तो जीरो है, तो लेस देन 1.5 करोड़ तो हो ही गया। तो पहले साल में आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल होते हो। ऑप्ट करना नहीं करना आपकी चॉइस है। अब कैसे ऑप्ट करते हैं? जीएसटी पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, उसके अंदर ऑप्शन आता है, आप एनेबल कर दो कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। अगर आपको ये ऑप्ट करना है तो, नहीं करना है तो जाने दो। तो ये साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपको अपडेट कर देना होता है, देन आप पूरा साल वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। आया समझ में? अपने अजम्पशन ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में स्कीम ऑप्ट कर ली, हमें ऐसा था कि 1,50,00,000 का तो सेल पूरे साल में होने वाला नहीं, उससे कम ही होगा, तो स्कीम का फ़ायदा ले लेते हैं, क्यों कंप्लायंस के झंझट में पड़ना है। तो आपने स्कीम ऑप्ट कर ली। अब ऑप्ट करने का मतलब क्या है? जो भी पहला सेल होगा, जो भी इनवॉइस बनेगा, आप उस पर कस्टमर से कोई जीएसटी चार्ज करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। क्लियर बात होगी। और इसी तरीके से चलता रहेगा। अब मान लेते हैं कि अपना इस साल का जो टर्नओवर हुआ, पूरे साल का जो सेल या सप्लाई की वैल्यू हुई, लेट इट बी 65 लाख रुपीज़, एक अमाउंट अजम्पशन ले लिया मैंने। तो क्या आपने 65 लाख पे 1 रुपया भी जीएसटी कस्टमर से चार्ज किया होगा? नहीं किया होगा। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, FY 21-22। पहले तो ये देखना है कि इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। किस बेस पे डिसाइड होगा? लास्ट ईयर के टर्नओवर पे। बिकॉज दिस इज लेस देन 150 लैक्स तो आप एलिजिबल हो। अगेन ऑप्ट करना ना करना आपकी चॉइस है। अपने मान लेते हैं कि अपने ऑप्ट कर लें, तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में चले गए। अच्छा, इस साल का जो टर्नओवर है वो हो गया 140 लैक्स। बोलो, इस पर कोई जीएसटी कलेक्ट किया आपने? नहीं। ठीक है, क्योंकि 150 लैक्स के अंडर ही है, हमने कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं, हम स्कीम में थे। आगे चलते हैं, FY 22-23। अगेन क्योंकि ऑप्शन था हमारे पास, हम एलिजिबल हैं, हमने स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया। अब बिजनेस बढ़ रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है। इस साल का टर्नओवर हो गया 175 लैक्स। समझ आया? अब ये 175 लैक्स में से हमने किसी भी अमाउंट पे कुछ जीएसटी कलेक्ट किया होगा या नहीं किया होगा? वैसे तो अपने पास लिमिट है 150 लैक्स की, बट इसमें एक पॉइंट अब मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने स्कीम ऑप्ट की हुई है और आपने सेल करना शुरू किया, तो अप टू फर्स्ट 150 लैक्स आपको कोई जीएसटी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हो इसीलिए। लेकिन 150 लाख से जैसे ही आपका सेल क्रॉस हो जाता है, आप स्कीम से बाय डिफ़ॉल्ट बाहर हो जाते हो, क्योंकि स्मॉल एसएससी की डेफिनेशन ही है यहाँ पे कि सप्लायर का टर्नओवर 1,50,00,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने ये डिसीजन जो लिया इस साल स्कीम ऑप्ट करने का, वो इसके बेसिस पे लिया था, क्योंकि ये 150 से कम था, यही बात हो रही थी। अब इस साल हमने जब सेल करना शुरू किया होगा, तो ऐसा तो नहीं ना कि पहले दिन इतना सेल हो गया, ये तो थ्रू आउट द ईयर हुआ ना। तो जैसे ही आपके साल के बीच में 150 लाख का सेल क्रॉस हो जाए, अब अगले इनवॉइस से आपको जीएसटी चार्ज करना शुरू कर देना है। आप स्कीम से बाहर हो चुके हो बाय डिफॉल्ट। तो ये जो अमाउंट है ना, बाइफरकेट हो जाएगा 150 प्लस 25। पता चला? ये 25 जो है ना, इस पर नॉर्मल जीएसटी आपने चार्ज किया होगा, जैसे बाकी सब करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब ये डेटा पता लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आजकल सारा सेलिंग जो होता है वो तो ऑनलाइन होता है, या मतलब फिजिकली भी सेल कर रहे हो तो अकाउंटिंग तो सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो रहा है। आप डेली मॉर्निंग में जाकर अपना सिस्टम ऑन करके देख सकते हो कि अभी तक टिल डेट 1 अप्रैल से लेकर टिल डेट आपने कितना सेल किया। तो वो पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि सर पता कैसे चलेगा कब 150 लाख सेल हो गया। सॉफ्टवेयर से आपके मोबाइल ऐप में भी आ जाता है आजकल, तो पता चल जाएगा। तो जैसे ही ये क्रॉस हुआ, नेक्स्ट इनवॉइस से आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप स्कीम से बाहर हो चुके हो। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये डेटा 2 पार्ट में बढ़ गया। दिस इज़ विदाउट जीएसटी, दिस इज़ विद जीएसटी। अच्छा, ये जितने भी सप्लाईज है, क्योंकि आपने इनमें कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, इन सप्लाईज में आपका जितना भी इनपुट गया होगा उस पर कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ये भी इम्प्लाइड बात हो गई। अच्छा, ये जो सप्लाईज आपने किए इस पर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो ये जो सप्लाईज आपने खरीदे होंगे जहाँ से, उसको जो इनपुट टैक्स पे किया होगा, आप आईटीसी क्लेम करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। तो प्रोपोर्शनेटली इतने पे तो क्लेम कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे आईटीसी भी अवेलेबल होगा, वो बात भी साथ साथ में क्लियर हो जाती है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एकदम फेयर कैलकुलेशन। आया समझ में? नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं FY 23-24 की। पहले तो मुझे ये बता दो कि स्कीम के लिए एलिजिबल हो इस साल या नहीं, क्योंकि आप देखोगे ये वाला टर्नओवर दिस इज़ मोर देन 150। तो इस साल हमारे पास कोई स्कीम का ऑप्शन है ही नहीं, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम पहले से हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया, फर्स्ट इनवॉइस से आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इस साल जो टर्नओवर है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, डिक्रीजिंग हो गया, कुछ अमाउंट अज्यूम कर लो, लेट इट बी 120 लैक्स। इतना ही टर्नओवर हुआ पूरे साल का, लास्ट ईयर से कम है।
तो अब इस पर GST कलेक्ट किया है आपने, नहीं किया है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें बोलो? करना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो 150 से कम है, बट इस पर थोड़ी डिपेंड करता है, डिपेंड तो इस पर करता है लास्ट ईयर पे, क्योंकि ये 175 है तो यहाँ तो आपने पहले ही इनवॉइस से GST कलेक्ट करना शुरू कर ही दिया होगा, और आपको क्या पता साल के एंड में टर्नओवर कहाँ तक जाएगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो तो मैटर करता नहीं। तो ये पूरे 120 पे आपने GST कलेक्ट किया होगा, ये यहाँ से कन्फर्म पता चला। तो ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी चेक करना कि हम कौन से ईयर में स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर होंगे तो कैसे एप्लीकेशन होगा, जहाँ लिमिट क्रॉस हो जाएगी वहाँ कैसे GST कलेक्ट होगा। बोलो ये एक पार्ट समझ में आया, अब थोड़ा क्लैरिटी आई होगी कि चलो एक स्टेप तो क्लियर हुआ, अब जैसे आगे बढ़ेंगे बाकी के स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक बार आप नोट कर लो, एग्जाम्पल की तरह इसको लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम रिविजन करना होगा ना तो ये नंबर्स से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और कुछ नहीं समझ आया इसमें तो पूछ लो। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस मैं बता देता हूँ। देखो ये जो स्कीम आप ऑप्ट कर रहे हो, इसमें से किसी भी ईयर में कुछ भी कैलकुलेशन हो रहा हो, दिस कैन नॉट बी डन विदाउट GST रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इम्प्लाइड सी बात है, सुन लो यहाँ ध्यान दे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको कब लेना है कब नहीं, वो भी अपन ने बात की थी। 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपीज़ की मैं कुछ लिमिट्स बता रहा था। तो अगर पूरे साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ऊपर हो जाता है तो GST नंबर आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ता है, और ये नंबर्स आप देख रहे हो उससे ऊपर ही। तो अगर कोई कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जा रहा है तो विदाउट GST नंबर तो जा नहीं सकता, डिपार्टमेंट आपको पहचानता ही नहीं अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस में जाने के लिए भी आपको पहले GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ता है, फिर आप पोर्टल पे लॉगिन करके ऑप्शन ऑप्ट करते हो, तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST अगर आप इस स्कीम में जा रहे हो वैसा है। अब ये कैसा होगा, जब फर्स्ट ईयर में आप शुरुआत कर रहे हो तो एक एस्टिमेशन तो होता है ना कि पूरे साल में कितने रुपए का सेल करेंगे, क्या बिजनेस सोचा हुआ है। तो अगर आपको पता है कि मेरा इस साल का जो टर्नओवर है वो 20 लाख की जो लिमिट है उससे ऊपर जाने वाला है, तो आप स्टार्टिंग से भी GST नंबर लेके ये स्कीम ऑप्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो इफ़ यू नो कि योर टर्नओवर विल बी अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 20 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 150 लाख, उसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो और फिर स्कीम ऑप्ट कर लो और अपना काम शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि अभी 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन मतलब टर्नओवर शायद ही जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे चलेगा। जैसे ही आपका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा आप उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, एंड उसके बाद भी आप ये स्कीम में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है डिपेंडिंग ऑन द नंबर के डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है वैसा। ठीक है, और कुछ क्वेरी इसमें, और कुछ पूछना नोट कर लिए। हाँ, वो फ़र्क पड़ता है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हो तो उसमें फिर आप एज अ कस्टमर GST पे नहीं कर रहे हो। अब ये कैसा हो गया, फिर वो लक फैक्टर वाली बात हो गई। यहाँ पे आपने खरीदा, आपको GST नहीं लगा, आप खुश हो गए। अगले दिन आपका कोई दोस्त खरीदने गया, इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया, प्लस GST आ गया, अब वो दुखी हो रहा है, बोले यार महंगा पड़ गया। तो वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तो टैक्सेशन की स्कीम है, तो किसी को बेनिफिट है किसी को लॉस है, वो डिपेंड करता है। अब इसमें जो सप्लायर है वो भी तो कैलकुलेशन करके डिसीजन ले रहा है। एक सप्लायर ऐसा सोचेगा कि यार अपना टर्नओवर 150 से कम है, कस्टमर पे GST का बर्डन क्यों डालना है, अगर उससे मैं अलग से GST नहीं चार्ज करूँगा तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि सस्ता पड़ रहा है, तो चलो भाई मेरे यहाँ से सामान जल्दी बिकेगा। तो हो सकता है उस लालच में वो ये स्कीम ऑप्ट करे। कितनी बार ऐसा होता है कि सप्लायर को पता है कि यार कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, GST लगाऊँ ना लगाऊँ, सामान तो बिकने वाला ही है, मैं ऐसा झंझट में क्यों पढ़ूँ, फिर कभी 150 से ऊपर चला गया और GST नहीं कलेक्ट किया तो मुझे पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो ये सब झंझट में पड़ना नहीं स्कीम में, अपने तो सबसे GST कलेक्ट करते हैं और पूरा ITC का बेनिफिट भी लेते हैं। तो वो आपकी 1-to-1 चॉइस है। तो कोई सप्लायर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट करना चाहता है तो बायर उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि भाई तेरा टर्नओवर बता कितना हो रहा है, 150 से कम है तो क्यों फालतू मुझसे GST ले रहा है। वो तो सप्लायर की चॉइस है ना, उसको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। वो बोलेगा जब डिपार्टमेंट ने सेक्शन में लिखा है कि मेरी चॉइस है तो फिर आप मुझे थोड़ी ना फोर्स कर सकते हो। तो वो सब कुछ वेरी कर सकता है वैसा। और कुछ क्वेरी इसमें क्लियर ही पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 150 लाख की लिमिट की बात हो रही है ना, उस पर थोड़ा और डिटेल आपको बता देता हूँ। थियरी में देख लो फर्स्ट पेज पे 27 पे, ये 150 लाख की लिमिट स्टेट वाइज वेरी करती है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लिमिट 150 लाख के बदले 75 लाख है, सीधा हाफ अमाउंट है। अब वो कौन कौन से स्टेट्स है वो देख लो। इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट्स मिलेंगे, वो 7 स्टेट्स का जो ग्रुप बोलते हैं ना, उनमें से हैं, सारे हैं या फिर कुछ कम ज़्यादा है, किसी की ज्योग्राफी ख़राब ना हो तो बता सकते हो। हाँ बोलो। वो 7 सिस्टरली स्टेट्स जो बोलते हैं उनमें से कोई स्टेट यहाँ पे मिसिंग है, आसाम मिसिंग है, बाकी के सारे हैं। टोटल कितने हैं? 8 है ना, तो वैसे भी 7 के हिसाब से तो एक एक्स्ट्रा है, और आप बोल रहे हो आसाम भी उसमें आता है तो फिर 2 एक्स्ट्रा है। अब बताओ कौन से 2 एक्स्ट्रा है? हाँ
सोच लो, बताओ कौन सा वाला एक्स्ट्रा है जो 7 के ग्रुप में नहीं आते। 2 एक्स्ट्रा होंगे ना फिर। आसाम तो आता है, सुन लो ध्यान से। आसाम वो 7 स्टेट्स के ग्रुप में आता है, पर आसाम यहाँ पे लिस्ट में है नहीं, तो आसाम के लिए लिमिट कौन सी एप्लीकेबल है? 150। तो टोटल 8 में से 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे जो वो 7 स्टेट्स का हिस्सा नहीं है। तो कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, दूसरा सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम और उत्तराखंड ये 2 स्टेट्स हैं जो ये 7 के ग्रुप में नहीं आते। बट ठीक है, अपने को ऐसा यहाँ पे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें तो 8 नाम याद होने चाहिए जिनमें लिमिट कितनी है? 75 लाख। क्लियर? चलो ध्यान दो। अब ये जो स्टेट्स हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, आपको इनके नाम पढ़ के पता चल रहा है कि इकोनॉमी वाइज इनके क्या सिचुएशन है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि पर पर्सन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। ये सारे स्टेट्स में जो इनकम अपॉर्चुनिटी या सोर्सेज है मेजरली, उसमें एक तो ये टी गार्डनिंग वाला जो बिजनेस है वो है, और दूसरा टूरिज्म है। तो बाकी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत फैक्ट्री और ये सब चीज़ें वहाँ पे है नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट जो इनकम है वो लो है। तो उनको पता है कि 150 लाख तो बहुत हायर लिमिट हो गई इनके नंबर्स के हिसाब से, तो इसलिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला है, और वहाँ पे जो लिमिट रखी है वो 75 लाख है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो अपन ने किया 150 को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई एसएससी इन स्टेट्स को बिलोंग करता है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो उसके लिए 150 के बदले एलिजिबल लिमिट 75 हो जाएगी, और कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम है, सिर्फ नंबर 75 लाख के हिसाब से रहेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये स्टेट्स के नाम याद रखना, कहीं पूछ लिया कोट करने पड़े तो फिर ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कौन कौन से थे। तो 7 में से वो 6 स्टेट्स तो हैं अदर देन आसाम, बाकी सिक्किम और उत्तराखंड एक्स्ट्रा है, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है, एक डेफिनेशन दे रखी है बॉक्स में, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, टर्नओवर। तो वो टर्नओवर में क्या आता है, टर्नओवर में क्या आता है और क्या नहीं आता है, वो क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन का जो सेक्शन का रेफरेंस है दैट इज सेक्शन 2, और उसका क्लॉज नंबर है 6। चलो देख लो, ये रेफरेंस है और टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है, कुछ एक्सक्लूडेड है। तो एक बार पॉइंट टू पॉइंट उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार लैंग्वेज देख लो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है ध्यान देना। सबसे पहले बोला ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, तो मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हिसाब से एक बार मेंशन कर देता हूँ। टैक्सेबल सप्लाईज, ये पहला वर्ड है, ये इंक्लूड होगा टर्नओवर की डेफिनेशन में। एक्सक्लूडिंग में ब्रैकेट वाला पॉइंट है, उसको जाने तो सीधा नेक्स्ट टर्म देखो, एग्जेम सप्लाईज। एग्जेम सप्लाईज को भी यहाँ पे कंसिडर करना है। इसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सब टर्नओवर का हिस्सा है, टैक्सेबल है नहीं है वो बात नहीं हो रही है। टर्नओवर जितने रुपए का आप सेल करते हो उसमें क्या क्या कवर होता है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर। इंटरस्टेट ट्रांसफर्स बोल सकते हैं, हमारी ही ब्रांच है, हमारी ही दूसरी कंपनी है उसके बीच में, तो ये सब चीज़ें बोला टर्नओवर का हिस्सा है। क्या एक्सक्लूड करना है वो भी देख लेते हैं। एक्सक्लूजन में टैक्सेस इन द नेम ऑफ जीएसटी, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। मतलब अपने कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसमें कैसा होता है ना, सेल का अमाउंट प्लस टैक्सेस, वैसे होता है सेल प्लस जीएसटी। तो अगर आपने मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है और उस पर 12% जीएसटी है, तो टोटल बिलिंग वैल्यू ये हो जाती है। तो टर्नओवर में आपको ये चीज़ कंसिडर नहीं करनी, मतलब जो भी हम टर्नओवर गिन रहे हैं ना 150 लाख, सारा बिफोर जीएसटी अमाउंट गिनना है, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जीएसटी के नाम पे कुछ भी अमाउंट अगर चार्ज किया जाता है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर या एनुअल टर्नओवर, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और जो ब्रैकेट में बोली है ना, इनवर्ट सप्लाईज, रिवर्स चार्ज वाली, वो मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ, पहले ये पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स अपने आप में डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका मीनिंग समझना ज़रूरी है जो अपना बाकी है। इससे स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, पहला क्या बोल दिया, टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज होते क्या है, ये वो सप्लाईज है जिनके ऊपर जीएसटी टैरिफ में कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। अब वो कितने रेट पे लग रहा है डिपेंड करता है, वो 0.25% है, 3%, 5%, 28%, 40%, कुछ भी, लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज वो जो जीएसटी टैरिफ में मेंशन है और उस पर कुछ ना कुछ जीएसटी का रेट लगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? इसके अंदर एक पॉइंट इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाईज में, इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। अगेन नया टर्म आपके लिए, ये सारे नए टर्म्स है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। जीरो रेटेड सप्लाईज, व्हाट इज़ एग्जैक्टली जीरो रेटेड सप्लाई? इसकी जो डेफिनेशन है ये इस सेक्शन में नहीं है,
दिस इज सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट। IGST एक्ट अपना पढ़ना बाकी, अपन CGST पढ़ रहे हैं। ये कौन से एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं? IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 16 है जो डिफाइन करता है व्हाट इज़ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब वो नहीं है जो टैरिफ में 0% वाले गुड्स होते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, वो कैटेगरी अलग है। जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सपोर्ट्स कवर होते हैं और दूसरा SEZ एरिया में जो सेल होती है ना वो कवर होती है। ये टर्म आपने पढ़ा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप पढ़ चुके हो। तो अगर हम इंडिया के बाहर कुछ भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई टैक्सेस एक्सपोर्ट मत करो, मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर GST लगा के उसको महंगा मत करो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है उसमें हमें भी सर्वाइव करना है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपार्टमेंट कोई GST चार्ज नहीं करता है, हमें आउटसाइडर से कोई GST कलेक्ट नहीं करना है। दूसरा, अगर आप लोकल एरिया से SEZ एरिया में कोई गुड सप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी कोई GST चार्ज नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो आपने बेसिक पढ़ा होगा उसमें आपने ये सीखा होगा कि SEZ जोन को आउट ऑफ इंडिया टेरिटरी है वैसे ट्रीट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट। तो जीरो रेटेड सप्लाई ना एक डिफाइंड टर्म है, ये 0% रेट वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीरो रेटेड सप्लाई इज अ डिफाइंड टर्म और उसके डेफिनेशन में स्पेसिफिक ये दो एग्जाम्पल्स ही कवर होते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो बोला टैक्सेबल सप्लाई जो वर्ड है उसमें जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड होता है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, पहले अपने क्लासीफाई कर लेते हैं फिर उस पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब इसको भी अच्छे से समझो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वो हैं जिन पे GST टैरिफ में हो सकता है कुछ ना कुछ रेट ऑफ GST एप्लीकेबल हो। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपने टैरिफ में जाके देखा उस पर 12% GST का रेट है, तो देखा जाए तो फिर ये टैक्सेबल है। लेकिन साथ साथ में जब हमने रेफ़र किया तो एक नोटिफिकेशन इशू कर रखा है काउंसिल ने और गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला कि ठीक है 12% लिखा है टैरिफ में, हमें पता है हमने ही लिखा है, लेकिन फ़िलहाल हम इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जेम्प्ट कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर आप GST कलेक्ट नहीं करोगे चलेगा। तो ये रेट होते हुए भी काम का नहीं है। तो इफेक्टिवली क्या इस सप्लाई पे कोई GST कलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? नोटिफिकेशन। एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल है लेकिन आपने उसको स्पेशल परमिशन दी है कि रूल फॉलो मत करना, उसी को बोलते हैं ना एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन ले लो, चलो ठीक है आप मत फॉलो करना चलेगा, आइडियली यू आर बाउंड टू फॉलो, बट मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप मत फॉलो करो, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज एग्जेम्पशन। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसे रिलेट हो रही है कि टैरिफ में हो सकता है कुछ ना कुछ रेट एप्लीकेबल हो, बट नोटिफिकेशन में स्पेशल बेनिफिट मिला है कि इस सप्लाई पे GST नहीं लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, वो 0% GST वाले गुड्स, इसके लिए एक नाम है, इसको बोलते हैं निल रेटेड गुड्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? निल रेटेड गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनमें टैरिफ में स्पेसिफिक 0% रेट मेंशन किया हुआ है, ना इसमें 2% आ रहा है, ना 5%, ना 12%, इसमें स्पेसिफिक कितना आ रहा है? 0%। अपन ने जो 8 रेट्स देखे थे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे? 0% से ही हो रहे थे। मैंने आपको तभी बोला 0% भी एक रेट होता है, इफेक्टिवली आप कुछ पे नहीं कर रहे हो लेकिन 0% भी एक रेट होता है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? निल रेटेड गुड्स। तो जहाँ एग्जेम्प्ट सप्लाईज वर्ड आता है उसमें निल रेटेड गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, ये माना जाता है। जहाँ टैक्सेबल सप्लाईज वर्ड आता है वहाँ जीरो रेटेड गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, ये माना जाता है। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा मैं क्यों जीरो रेटेड को स्पेसिफिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोल रहा था, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, और टेक्निकली भी इसमें आगे भी फ़र्क आने वाला है। तो इन दोनों को अपने को मिक्स नहीं करना है। आया समझ में? यहाँ तक एक्सपोर्ट्स तो अगेन मैंने इसमें कवर कर ही लिए, वो सेम हो गए, कुछ नया नहीं है। ये चीज़ क्या है? इंटरस्टेट ट्रांसफ़र, वो भी समझ लो। इसमें ऐसा है कि मेरा जो भी बिज़नेस है, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट कर दी, तो ये पता है पैन नंबर इशू करवाते हैं। इनकम टैक्स में जो अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो हो गया। तो मैं मेरी कंपनी का पैन नंबर तो मैंने बनवा लिया। अब इसका एक ऑफिस मैंने सूरत में ओपन किया, GST रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। दूसरा ऑफिस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुंबई में। अब इसका GST नंबर अलग से लेना पड़ेगा या सेम GST नंबर चलेगा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर इज कि आपको सेपरेट GST नंबर लेना ही पड़ेगा, सेपरेट GST नंबर आएगा। रीज़न बीइंग के स्टेट अलग अलग है और GST रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो उसमें आपको डिफरेंट नंबर लेना पड़ेगा। अब जैसे ये हुआ, अपने बोल सकते हैं कि दोनों जो है ना, ये रिलेटेड पार्टीज़ या वो डिस्टिंक्ट पार्टीज़ है जो अपन बीच में टर्म पढ़ रहे थे, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। सेम पैन नंबर पे दो अलग अलग GST नंबर, क्लियर। अब इनके बीच में अगर कोई भी सप्लाईज एक्सचेंज होंगे तो उनको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन एंटिटीज़ हैविंग द सेम पैन नंबर, जैसा उन्होंने लिखा है। तो ये एक्सचेंज भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, 150 लाख की लिमिट इस पर भी लगेगी। आया समझ में? तो ये 4th पॉइंट हो गया। तो एक एक करके हमने अभी ये टर्म्स को समझ लिया। कोई क्वेरी याद तक, कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, क्लियर हो? अब देखो एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ इस सब में, टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो रेटेड इंक्लूड होते हैं,
एग्जाम सप्लाई में नील रेटेड इंक्लूड होते हैं। इफेक्टिवली यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं आता, इफेक्टिवली यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है। तो ये सबको मैं डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, दैट इज़ आईटीसी। अब पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें आपको आईटीसी मिलता है, ठीक है। ये जो कैटेगरी दिख रही है ना, इसमें आईटीसी नहीं मिलता है। दिस इज़ अ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। टैक्सेबल सप्लाईज आप जितने भी रुपए के करोगे उस पर जीएसटी कलेक्ट करोगे तो सामने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। अच्छा, जीरो रेटेड में आप भले इफेक्टिवली कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हो फिर भी आईटीसी मिलता है। अब वो आईटीसी कैसे मिलेगा, रिफंड के फॉर्म में। इन सप्लाईज पे आपने इनपुट टैक्स जितना भी चुकाया होगा आप गवर्नमेंट से पैसा वापस ले लें, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आईटीसी मिलता है। ये रीज़न है। एग्जाम सप्लाईज में ये जो होते हैं नोटिफिकेशन वाले और ये नील रेटेड वाले, इन दोनों में कोई आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलता, वो आपका कॉस्ट बन जाता है। मेजर डिफरेंस हो गया ना दो कैटेगरीज में, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से ये सारी कैटेगरीज बनती है, एक टैक्सेबल सप्लाई, एक ज़ीरो रेटेड, एक एग्जेम्प्टेड, एक नील रेटेड। बोलो अब इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, किसको क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे नाम रखा? अब कोई कन्फ्यूजन है इसमें? क्लियर? ये चीज़ आपको थ्रू आउट द एक्ट काम आएगी। अब कहीं पे भी ये वर्ड्स आएंगे ना, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन से को क्या नाम दे रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या है। बाकी फिर मैं आईटीसी पढ़ाऊंगा, रिफंड्स का चैप्टर आएगा, आईजीएसटी आएगा, तो ये बातें बार बार होंगी, तो रिकॉल तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बताने का रीज़न ये है कि आगे किसी सेक्शन में कुछ आया तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आप इस चीज़ को नोट करके रख सकते हो। ज़्यादा कुछ तो लिखना नहीं, डेफिनेशन में है बट नीचे स्पेस है। अब वहाँ पे ये कौन से ग्रुप में क्या आता है वो समझ लो। मैंने पूरी डेफिनेशन को पॉइंट वाइज आपको डिवाइड करवा दिया और कुछ भी नहीं। इसके अंदर इंक्लूजन्स में एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज आते हैं, एग्जेम सप्लाई आते हैं, एक्सपोर्ट आता है, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र आता है। टैक्सेबल सप्लाईज में ज़ीरो रेटेड इंक्लूड होता है, एग्जेम सप्लाई में नील रेटेड इंक्लूड होता है। तो ये इंक्लूजन्स बता दिए। एक्सपोर्ट्स आपको पता ही, और ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी। और वो जो ब्रैकेट वाला एक पॉइंट पेंडिंग छोड़ा है वो इसके बाद बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो। और लिखने का टाइम दे रहा हूँ तो लिख लेना, फोटो गैलरी पे डिपेंड मत करना। फोटो कुछ पूछना है, कोई टर्म नहीं समझ आया, कोई कन्फ्यूजन हो? क्लासिफिकेशन कर लिया हमने और आईटीसी वाले पॉइंट से रिलेट कर लिया। इनमें क्रेडिट मिलता है, इनमें क्रेडिट नहीं मिलता। एग्जैक्टली क्रेडिट का सिस्टम कैसे वर्क करता है वो पॉइंट अभी बाकी है। तो अब इतना ध्यान रखो कि हाँ भैया आईटीसी मिलता है, या आप सेटल कर लो या रिफंड ले लो, वो ऑप्शन भी मैंने बता दिया। इसमें कोई आईटीसी नहीं मिलता। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो भी बाकी है, कंसेप्ट वाला मैंने इसमें कवर कर लिया। डन? यहाँ तक समझ आया? चलो आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने एक्सक्लूड करने के लिए क्या बोला है वो समझना। एक्सक्लूजन वाला एक पॉइंट है। एक तो बिफोर जीएसटी अमाउंट लेना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे नंबर्स जीएसटी से पहले वाले होंगे, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा एक चीज़ ये बोली, जो इनवर्ट सप्लाईज है जिन पे आपने जीएसटी पे किया बेस्ड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मेथड, दिस इनवर्ट सप्लाई इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। वैसे नहीं भी बोलते ना तो अंडरस्टूड था। इनवर्ट सप्लाई का मतलब तो परचेजेस होता है ना, टर्नओवर में तो सेल्स होता है, तो परचेजेस कैसे सेल्स का पार्ट हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये चीज़ लॉजिकल भी नहीं है, बट क्यों फिर स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, उसका रीज़न ये है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है तो फिर क्या होता है, जो बायर है वो खुद जाके जीएसटी पे करता है। तो बिकॉज आपने इस पर जीएसटी पे किया है तो आप इसको टर्नओवर का हिस्सा मत मान लेना। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बोला है, नहीं भी बोलते तो कॉमन सेंस यही बोलती है कि इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड टर्नओवर का पार्ट कभी हो भी नहीं सकता। बट ये एक्सप्लेन करने का रीज़न खाली ये आरसीएम वाला पॉइंट था और कोई रीज़न नहीं। आया समझ में? क्लियर? तो एक ही एक्सक्लूजन था, इसके साथ अपनी टर्नओवर की डेफिनेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, ये जो जीएसटी पे करने की बात हो रही है ना पॉकेट से, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो समझ लो। अभी तक दो तीन चीज़ें हमने देख ली। स्टार्टिंग में पहले देखा एलिजिबिलिटी, कौन स्कीम के अंदर कवर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। फिर स्टेट वाइज हमने थ्रेशोल्ड लिमिट देख ली। फिर ये देखा कि भाई ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट कर रहे हैं उसके अंदर नंबर्स में क्या कैलकुलेट करना है, क्या नहीं, कौन से सप्लाईज इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने। अब ये समझ लेते हैं कि अगर कोई कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जा रहा है तो वो अपनी पॉकेट से कितना जीएसटी पे करेगा, क्योंकि ना आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ना आईटीसी क्लेम कर रहा है, कुछ अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो उसका जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, सबसे पहले इट इज़ इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये रेफरेंस दे रहा हूँ आपको क्योंकि इसके अंदर सबसेक्शन वाइज वेरिएशन आएगा। सबसेक्शन 1 में 3 कैटेगरी बोली। पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर,
दूसरी कैटेगरी है सर्विस प्रोवाइडर जिसमें एक ही नाम है रेस्टोरेंट, और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें मेनली ट्रेडर्स आते हैं, ये बोला हुआ है। क्लियर? ठीक है, अब देख लो रेट ऑफ जीएसटी क्या लग रहा है। ये आउट ऑफ पॉकेट देना है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे रेट बोला है 0.5 प्लस 0.5%, दैट इज टोटल 1%, CGST प्लस SGST। एक और पॉइंट अभी साथ में ऐड कर रहा हूँ, ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो इंट्रा स्टेट सप्लायर्स हैं, ये अभी ऐड कर रहा हूँ। इंटर स्टेट अगर आप सेल परचेज करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। स्मॉल स्केल सप्लायर, छोटे बिजनेसमैन, तो ऑब्वियसली बिजनेस भी लोकल लेवल पे होता होगा, जिनके 4 स्टेट में सेल परचेज हो रहे हैं, काम चल रहा है, तो वो तो वैसे भी 1.5 करोड़ के ऊपर निकल ही जाएंगे, तो उनके लिए स्कीम ही नहीं। तो बोला अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जाना चाहते हो तो ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाईज। परचेजेस कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जो सामान बेच रहे हो ना विद इन द स्टेट ही बेचना है, स्टेट के बाहर सेल करते हो तो ये स्कीम आपके लिए वैसे भी नहीं है, तो ये पॉइंट अभी ऐड कर दिया। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी पॉकेट से 1% GST देना है अपने टर्नओवर का, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप वैसे देखो तो पूरे साल का अगर किसी का 30-40 लाख 50 लाख का भी सेल है और वो स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो 1% इज़ लाइक 30 to 50,000, उतना ही हो गया। उससे ज़्यादा तो अकाउंटेंट की और CA की फ़ीस हो जाएगी पूरे साल की, तो वो भी तो बचत हो रही है ना। वो पैसा बच रहा है, उसमें थोड़ा बहुत देना पड़ रहा है, ये महंगा नहीं पड़ता, तो वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। सर्विस प्रोवाइडर्स की जब बात आई, सर्विसेज वाले, तो स्टार्टिंग में इस सबसेक्शन में सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर कवर किया, रेस्टोरेंट, बाकी कोई सर्विस प्रोवाइडर कवर नहीं किया। अब मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे अगर इस स्कीम का बेनिफिट लेना हो तो सबसेक्शन 1 में मैं एलिजिबल ही नहीं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर में एक ही नाम, रेस्टोरेंट्स। इनको बोला कि आप अपनी पॉकेट से अगर GST पे करना चाहते हो तो रेट है टोटल 5%। ठीक है, ये इनको अपनी जेब से पे करना है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है। तीसरा, ट्रेडर्स की बात करें, इनके लिए भी सेम रेट है 1%। ये स्टार्टिंग में जो मैंने रेट्स लिखे थे वही वाले हो गए। मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर, ठीक है, तीनों के लिए ये रेट्स रहेंगे। आप जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से उतना पॉकेट से आप GST पे कर दो। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप देखना कोई रेस्टोरेंट वाला अलग से GST चार्ज करता है, कोई नहीं करता है। बिल में देखोगे तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जो अलग से चार्ज नहीं कर रहा है वो ये स्कीम में है, तो जितना पैसा वो आपसे ले रहा है 5% अपनी पॉकेट से पे करेगा, आपसे चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो आपसे GST चार्ज कर रहा है कि भाई बिल का जो भी आपका अमाउंट हो रहा है प्लस उसमें वो CGST प्लस SGST लगा रहा है, उसका भी रेट वही है 2.5% और 2.5 ही है। ये अब कोइंसिडेंस बोल लो या उन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि कस्टमर से कलेक्ट करोगे तो भी 5% कलेक्ट करना है, अपनी पॉकेट से पे करोगे तो भी 5% पे करना है वैसे। तो ये जो बिल में प्लस होके आता है ना, वो तो आपसे कलेक्ट कर रहा है, तो फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, वो नॉर्मल चार्ज या नॉर्मल सिस्टम में जा रहा है। आया समझ में? तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करके फिर वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगा, बट दोनों में एनीवे रेट सेम ही आ रहा है 5%। तो कॉस्ट या तो आप पे आएगा या रेस्टोरेंट वाले पे, रेट उतना ही रहने वाला। आया समझ में? तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स की बात यहाँ पे होगी, ट्रेडर्स की बात होगी। अब जब ये स्कीम इन्होंने इनिशियली लॉन्च की स्टार्टिंग में 2017 में, तो आपको पता ही है कि स्कीम आने के बाद जब एग्जीक्यूशन होता है ना, तब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आती है कि कहाँ पे इशू आ रहा है। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था भाई GST आने दो, हमें भी जल्दी है, 2017 आ चुका है, 19 में फिर इलेक्शन है, बीच में आपको थोड़ा बहुत ये सब सदमे से बाहर निकलने का टाइम भी देना है, तो उस हिसाब से हमको अभी इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। एक बार आ जाने दो GST, बाद में जो भी प्रॉब्लम होगी ना लेके आना, काउंसिल मीटिंग करती रहेगी, हम सुनेंगे आपकी बात और इमीडिएट एक्शन होगा, उसमें हम अमेंडमेंट्स करते रहेंगे। और वो उन्होंने किया भी। तो जो प्रॉमिस किया था कि भाई इसमें बाद में ऐसा नहीं है कि एक बार जो लगा दिया फाइनल हम चेंजेस करेंगे, वो यहाँ पे भी हुए। ये जब स्कीम लेके आए, इसके बाद एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट ट्रेडर्स की तरफ से आया, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स हैं, कहीं से सामान खरीदा कहीं पे बेचा, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि यार ये स्कीम में ना आपने कुछ चीज़ें ऐसी रख दी जिसकी वजह से हम इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो समझो। जो ट्रेडर है, एक जगह से सामान खरीद रहा है, दूसरी जगह सामान बेच रहा है, बीच में मार्जिन कमा रहा है, वो चाहे तो इस स्कीम में आ सकता है। लेकिन जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना, आपको ये किचन अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स ऐसा कुछ खरीदने चले जाओ, प्रेशर कुकर ही खरीद के ले आओ किसी दुकान से, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रेशर कुकर में थोड़े टाइम के बाद वो उसकी जो रबर की रिंग आती है अंदर, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो सीटी नहीं बजती कभी कभी, वैसा होता है, ये सब चीज़ें होती है। फिर उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो रिपेयर करवाने के लिए कहाँ लेके जाते हो? अलग से कोई दुकान है या जहाँ से ख़रीदा वहीं लेके जाते हो? बोलो क्या होता है मोस्टली? जहाँ से ख़रीदा वहीं लेके जाते हैं। फिर वो रिपेयर करके देता है या नहीं देता है? बोले नहीं, ये तो आपने जिस कंपनी का प्रेशर कुकर ख़रीदा है उसके सर्विस सेंटर का एड्रेस देता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाओ, वहाँ से ठीक करवा लो। अब अगर वो ऐसा बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम आप उससे सामान खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें परचेज़ करने वाली यूजुअली या तो हाउसवाइफ है या लेडीज़ है।
और उनको इतना चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो आपके सिर पे प्रेशर कुकर मार के जाएगी, तो दोबारा आपकी दुकान से सामान लेना नहीं, इनकन्वीनियंस की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। इरिटेटिंग हो जाता है ना यार, प्रेशर कुकर घर के पास वाली दुकान से लिया, अब ठीक करवाने दूसरी दुकान पे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इससे अच्छा आप ही करके दे दो। तो आप ना भी बोलोगे ना, वो रख के जाएगी, बोले ठीक करके देना, 2 दिन बाद आके लेके जाऊँगी। बोले मुझे आता ही नहीं है, तो सीख लो, लेकिन करके रखना। अब आप टेंशन में बोले नहीं यार ये भी सीखना पड़ेगा, आप यूट्यूब चला रहे हो, हाउ टू रिपेयर प्रेशर कुकर विद इन 2 days, ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसा सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बोलो ऑब्वियसली बिजनेस में कन्वीनियंस कस्टमर को दोगे तो बार बार आएगा, नहीं तो सामान नहीं खरीदेगा। तो ट्रेडर्स ने ना साथ साथ में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और इसको आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। ऑब्वियसली हर बिजनेस में आज वैल्यूएबल है, जो कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके यहाँ से सामान बिक रहा है। इवन मोबाइल फ़ोन्स में भी यही है, आप जिस मोबाइल शॉप से फ़ोन खरीदोगे, सर्विस सेंटर होते हैं अलग से, वीवो का अलग है, एप्पल का अलग है, फिर भी शॉपकीपर क्या बोलता है, बोले फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे लेके आ जाना, मैं सर्विस सेंटर से ठीक करवा के आपको फ़ोन दे दूँगा। सर्विस आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप उसकी शॉप से फ़ोन खरीदो तो आपको ये टेंशन नहीं हो कि मुझे रिपेयर करवाने कहीं लेके जाना पड़ेगा। नाउ दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विस। या वो बोलेगा कि अगर वारंटी खत्म हो गई है तो हमारे यहाँ भी टेक्नीशियन बैठे हैं, नॉमिनल चार्ज पे करके आप यहाँ से भी रिपेयर करवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग के साथ, सेल्स के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब सेक्शन की जो लैंग्वेज थी उसमें इसकी कोई जगह ही नहीं थी। अगर कोई ट्रेडर साथ में थोड़ी बहुत भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो इस स्कीम से बाहर हो गया। ये पहला जो सबसेक्शन आया था तो ओरिजिनली ऐसे ड्राफ्ट किया था, फिर सारी एंटिटीज़ ने गवर्नमेंट को बोला, जितनी भी ये सेल्स की लाइन में है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, बोले हर ट्रेडर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता ही है। तो आपने जो सेक्शन बनाया इसका फ़ायदा 99% लोगों को तो मिल नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ सेक्शन बना के। तो आपको ना इसका कुछ प्रोविज़न करना पड़ेगा, मतलब जो ट्रेडर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना उसको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप इसमें अमेंडमेंट करोगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो ये ऑन पेपर रह जाएगी, प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ध्यान दो, करेक्शंस में उन्होंने क्या किया, ये अमेंडमेंट लेके आए थे 2019 में और एक प्रोविज़ो ऐड कर दिया। बोला कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, साथ में थोड़ी बहुत आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना, हम अलाउ करेंगे। अब देखो जैसा आप प्रॉब्लम लेके गए सॉल्यूशन भी वैसा ही मिलेगा। पॉइंट क्या था, मेन तो आपका बिजनेस सेल्स का है ना, ये आफ्टर सेल सर्विस तो साइड एक्टिविटी हो गई। तो आपका रेवेन्यू मेजरली किस में जनरेट होता होगा, ट्रेडिंग से या सर्विसेज से? ट्रेडिंग से। तो बोला जब सर्विसेज साइड सर्विसेज हैं और थोड़ा बहुत प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर को रिटेन करने के लिए, तो इसका जो टर्नओवर में शेयर होगा वो भी तो नॉमिनल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है ये अलाउ करेंगे, लेकिन विद अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि आपके टोटल टर्नओवर में सर्विसेज का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस है, रिपेयरिंग में कितना चार्ज कर लोगे, प्रेशर कुकर बेचोगे तो 1500-2000 का आएगा, उसका वो रबर और सीटी रिपेयर करने की तो 50 रुपये में हो जाएगी। तो आप ही देख लो रेशियो कितना है। तो ऑब्वियसली 10% भी अच्छा परसेंटेज बोला। अच्छा एब्सोल्यूट लिमिट भी लगा दी यहाँ पे साथ में, और एन्युअली 5 लाख रुपीज़, या तो आपके टोटल टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा सर्विस पोर्शन है तो आप इस सेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ऐड किया और आपके प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे दिया। आ रहा है समझ में? ये देख लो फर्स्ट पेज पे ना लास्ट पॉइंट जो लिखा है उसमें मिल जाएगी लिमिट। इन दोनों में से बोला है विच एवर इज़ हायर, मिला पेज 27 पे ही है। पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे अंडर, हाँ वो बुक वाइज पेज नंबर अलग होगा। टॉपिक का जो फर्स्ट पेज है उस पर देख लो। ऑप्टीज ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड टू प्रोवाइड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सर्विस, उसके अंदर ये लिमिट्स लिखी है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। ठीक, बोलो इस कंडीशन में कोई डाउट समझ आए? अब ये जो पॉइंट है इसमें मेजरली तो सब लोग कवर हो गए। मैन्युफैक्चरर आ गया, सर्विस प्रोवाइडर आ गया, रेस्टोरेंट वाला और ट्रेडर आ गए जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे तो भी चलेगा। अब इसमें एक पूरा सेक्टर मिसिंग है, सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे अगर ये स्कीम का बेनिफिट लेना है तो अभी तक तो मैं इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो फिर बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी डिमांड किया कि रेस्टोरेंट वाले कौन सा ऐसे स्पेशल है, बाकी भी तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे, हमको भी तो लमसम स्कीम का कुछ बेनिफिट दे दो, हमें अगर उस स्कीम में जाना हो तो क्या करें। तो बोला ठीक है एक सबसेक्शन ऐड करते हैं 2 A, ये भी 2019 का अमेंडमेंट था जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये शायद 18 का था और ये 19 में है। तो ठीक है वो मैटर नहीं करेगा अभी, ये वाला तो 19 में आया 10 सबसेक्शन 2A। 2019 में इन्होंने बोला हम इस सेक्शन में उन सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर कर रहे हैं जो सबसेक्शन 1 में कवर्ड नहीं थे। अब सबसेक्शन 1 में तो एक ही कवर्ड था, रेस्टोरेंट। ठीक है, तो 2A में कौन से आ गए, रेस्टोरेंट के अलावा बाकी के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें कवर हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा अब इसमें भी एक लमसम रेट लगा दिया, जैसे नहीं था 1%,
5%, 1% वाला, यहाँ पे रेट लगाया है 3% प्लस 3%, मतलब टोटल 6%। ठीक है, अब सपोज मुझे अगर ये स्कीम का बेनिफिट लेना हो तो अब मैं इस सबसेक्शन में आ सकता हूँ। तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस, इसके ऊपर जो भी कंसिडरेशन या फीस चार्ज करता हूँ वो मेरा टर्नओवर या रेवेन्यू हो गया। अगर मुझे आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है तो मैं एक कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता हूँ। अब अगर आपसे कलेक्ट करूँगा तो फीस के अमाउंट पे 18% प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे ना कलेक्ट करूँ और अपनी पॉकेट से पे कर दूँ तो मुझे 6% जो मेरा रेवेन्यू है उसमें से पे करना पड़ेगा और कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पे रहेंगे, बट इसकी भी एक लिमिट है। जैसे यहाँ पे अपन बाकी सब में केस में देख रहे थे ना 150 लाख और 75 लाख, इसमें ऐसा बोला है कि 10 सबसेक्शन 2A का बेनिफिट मैं तभी ले सकता हूँ अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो 50 लाख रुपए तक का अगर एनुअल टर्नओवर है तो फिर मैं 10 सबसेक्शन 2A का बेनिफिट ले सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में है और वो सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि बिलो 20 होगा तो मैं जीएसटी नंबर ही नहीं लूँगा और आपसे कोई जीएसटी चार्ज करना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। 20 से ऊपर चला गया तो 2 ऑप्शन है, या तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करूँ या फिर ये स्कीम में आ जाओ। और ये लिमिट कब तक रहेगी? 50 लाख तक। अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? फिर ये ऑप्शन तो गया, फिर तो आपसे जो जीएसटी कलेक्ट करना है वही मेरे पास एक ऑप्शन बचता है। तो मॉनेटरी रेंज के हिसाब से सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। क्लियर? ये पता चल गया। तो 10 सबसेक्शन 1 जनरल है, इसमें ये अमेंडमेंट आया, और 10 सबसेक्शन 2A अलग से ऐड कर दिया फॉर रिमेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये सारी स्कीम इसके अंदर यहाँ तक कवर है। क्लियर? अब वो नोट्स में देख लो, जो कंटेंट आपको मैंने बताया वो कहाँ पे क्या मेंशन किया, सिर्फ रिलेट कर लो। सबसे पहले तो 10 सबसेक्शन 1 का वो टेबल दिख रहा होगा जिसमें 3 रेट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें ना जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है, एक बात हाईलाइट करा रहा हूँ फिर कैलकुलेशन समझाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में उन्होंने रेट में लिखा है 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वैसे मेंशन किया है। लेकिन तीसरी कैटेगरी देखना है, ट्रेडर्स वाली, उसमें लिखा है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। जो चीज़ ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में नहीं लिखी है तो उसको अंडरलाइन करके रख लो। वो टैक्सेबल सप्लाईज जो वर्ड ऐड हुआ ना, उसका अपना एक मीनिंग है, और वो चीज़ इलस्ट्रेशन में मैं विद कैलकुलेशन आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। वो पॉइंट काम आएगा, अभी सिर्फ अंडरलाइन कर लो, उसके मीनिंग पे नहीं जाना है, अभी चलेगा। टेबल के नीचे ये 5 लाख रुपए और 10% वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, वो सेम ही है, वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट फिर जो 10 सबसेक्शन 2A आपको बताया वो मिलेगा पेज नंबर 33 पे। मिला? अब उसमें क्या कंसेप्ट पूरा सेम है, सिर्फ नंबर्स चेंज है। जो 150 लाख की लिमिट थी वो 50 लाख हो गई, जो रेट यहाँ पे 1% 5% था वो 6% हो गया, 3 + 3 हो गया। उससे ज़्यादा कुछ नया पॉइंट उसके अंदर है नहीं। तो लास्ट डे पे आपको सिर्फ 1-2 कंडीशन ही रीड करनी पड़ेगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। अब इसमें पेज नंबर 29 पे आ जाओ, बाकी जो सबसेक्शन बचे हैं वो रिलेट करा देता हूँ कि क्या है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 10 सबसेक्शन 2 देखना, एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट अंडर द स्कीम। अगर आपको ये स्कीम में ऑप्ट करना है तो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है वो समझ लो। सबसे पहला, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर द स्कीम इफ सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो सेंस में बोल रहे हैं कि हमने 10 सबसेक्शन 1 में देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ एक ही नाम कवर हो रहा था, दैट इज़ रेस्टोरेंट। इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आप तो इस स्कीम में आप एलिजिबल नहीं। उसका अमेंडमेंट बाद में आ गया, वो अलग बात है, पर सबसेक्शन 1 में तो आप एलिजिबल नहीं रहो। दूसरा बोल रहे हैं नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। अगर आप कोई नॉन जीएसटी वाले गुड्स बनाते हो जिस पे जीएसटी लगता नहीं है तो आप इस स्कीम में कवर हो ही नहीं सकते, ये क्लियर कर दिया। तीसरे पॉइंट में नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी मैंने आपको बोला कि इंट्रा स्टेट वाले ही सिर्फ अलाउड है। रॉ मटेरियल और गुड्स आप परचेज किसी भी स्टेट से कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज या जो सेल्स आप कर रहे हो वो आउटर स्टेट में नहीं कर सकते, वो इंट्रा स्टेट ही करना है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। परचेजेस कहीं से भी करो, आप गुजरात में बिजनेस करते हो, आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई राजस्थान से आता है, चलेगा, लेकिन जब सेल करते हो तो गुजरात के बाहर सेल नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो फिर स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, वैसे बोल दिया। डी पॉइंट में इम्प्लाइड था ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या खाली लोकल लेवल पे बिजनेस करता है? ई कॉमर्स का तो इंटेंशन ही वही है कि पूरे इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर आएगा हम डिलीवर करेंगे, तो फिर वो इंट्रा स्टेट रहेगा ही नहीं, वो इंटर स्टेट हो ही जाएगा, तो आप इस स्कीम से बाय डिफ़ॉल्ट बाहर हो जाओगे। वैसा 5th पॉइंट में बोला कि अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड गुड्स बनाते हो, नोटिफाइड मतलब कुछ ऐसे गुड्स जिनको उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि ये गुड्स बनाने वालों को हम
कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे, और अगर आप उन लिस्ट में आ गए तो इस स्कीम से बाहर हो गए। अब वो नोटिफिकेशन भी है अपने पास, मैं आपको बाद में बता देता हूँ, पहले बाकी के प्रोविजंस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो नोटिफाइड गुड्स वाले केस में भी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। अब थियरी सब्जेक्टिव पेपर में ये एक पूरा आंसर बन सकता है, 10 सबसेक्शन 2 आपको पूछ लेंगे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए थियरी वाला आंसर बन गया, उसको वैसे टिक करके रख सकते हो। तो अपने बात कर ही रहते ना क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो अब इन बिटवीन जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, तो इसको एक क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट करके एक एक्सेप्शन दे रखा है, उसमें देख लो क्या बोल रहे हैं। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दैट सबसेक्शन। ये जो बात नहीं रही थी वो यहाँ पे सेम पैन नंबर पे 2 GST नंबर, सूरत वाली ब्रांच अलग, मुंबई वाली अलग। तो ऐसा हो सकता है कि सूरत वाला कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है, मुंबई वाला नॉर्मल सप्लाईज वाला सिस्टम चला रहा है, वैसा नहीं चलेगा। तो अगर एक पैन नंबर पे आपके मल्टीपल GST नंबर है तो या तो सारे लोग स्कीम ऑप्ट करेंगे या सारे स्कीम से बाहर रहेंगे। ब्रांच वाइज या GST नंबर वाइज आप अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकते, ये कंडीशन लगा रखी है वैसा। सबसेक्शन 3 देख लो, ये कवर हो चुका है। ऑप्शन लैप्स कब हो जाएगा, या तो विद इन द ईयर आपका सेल 150 लाख से ऊपर चला जाए, वो 175 वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो, और नेक्स्ट ईयर तो बाय डिफॉल्ट आप स्कीम से बाहर ही हो जाओगे, तो फिर वो कंडीशन हो गई। सबसेक्शन 4 में बोला रिस्ट्रिक्शन ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये पॉइंट भी हो गया। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, वो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सबसेक्शन 5 में व्हाट इफ अ पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू सच स्कीम। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, आपका टर्नओवर 150 लाख से ऊपर था, फिर भी आपने क्या किया, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लिया, कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं किया और डिपार्टमेंट को सबमिट भी नहीं किया, या सबमिट कर दिया वो 1%, 5% लमसम रेट पे, और उनको बाद में पता चला कि ये तो इन्होंने कैलकुलेशन गलत कर दिया पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि जितना उनका लॉस हुआ मॉनेटरी, वो सारा आपसे रिकवर करेंगे। और किससे रिकवर करेंगे, सप्लायर से। ये गलती उसकी है ना, उसको GST चार्ज करना चाहिए था। तो आप फोर्सफुली कॉम्पोजिशन स्कीम में एंटर होने की कोशिश करोगे जबकि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो बाद में डिमांड और रिकवरी वाली प्रॉब्लम आएगी। 2 सेक्शंस का रेफरेंस है 73 एंड 74, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। डिमांड और रिकवरी के सेक्शन, या पैसा रिकवर कैसे करना है उनको आता है, बाकी आप समझ ही गए होंगे। क्लियर, तो सब सेक्शन 5 हो गया। इलस्ट्रेशंस मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसको अभी स्किप कर दो। वो जो अभी पीछे बात नहीं हो रही थी नोटिफिकेशन की, कुछ ऐसे गुड्स जो अगर आप बनाते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे, वो नोटिफिकेशन पेज 33 पे आपको मिलेगा, 10 सबसेक्शन 2A के साथ साथ दे रखा है, मिलो तो उसके नेक्स्ट पेज पे होगा, देख लो पुराने नोट्स में। उसमें कुछ गुड्स के नाम दे रखे हैं, आइसक्रीम, ठीक है, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टोबैको प्रोडक्ट्स मिले, ऐसी लिस्ट मिली, 10 सबसेक्शन 2A के आसपास होगी, देख लो। तो वो जो लिस्ट है ये वो नोटिफाइड गुड्स है, मतलब आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया। अब आइसक्रीम वाले ने बेचारे ने क्या किया पता नहीं क्यों नहीं दिया बेनिफिट, लेकिन अब बोला है तो मानना पड़ेगा। तो ये लिस्ट है। उसके बाद थियरी में देखना एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक आंसर मिलेगा, व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, मिला। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो देख लिया। ये आपको थियरी एक बार लैंग्वेज रीड करके टैली कर लेना है, जो कंसेप्ट बताया उसके साथ वो चीज़ रिलेट हो जाएगी। लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। एक सेक्शन नंबर 11 है, वो आज का टॉपिक नहीं है, समझा दूंगा मैं। और देखो लास्ट में एक टेबल दे रखा है, जो आज समझाया था ना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा 0 रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, मिला। तो जो समझाया था वो सारा पॉइंट यहाँ पे है, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। बस इतने पॉइंट्स रखो आज के लिए, बाकी जो इस चैप्टर में बचा है वो अपने कल कंप्लीट करेंगे।